अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफिस से होंगे। हमने देखिए मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के वीडियोस को और उस टॉपिक को हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, यानी एंड हो चुकी है वो टॉपिक। और उसके 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो 4 वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उससे हमेशा सवालात पूछे जाते हैं। आप लोग उसको क्या है लाइट ले रहे, शायद आप लोग वो वीडियोस को क्या आते इससे सवालात बोलकर, लेकिन सवालात पूछे गए हैं और आते भी हैं। ठीक है, तो वो 4 वीडियोस को भी आप लोग लाजमी देखिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कौन सा भी टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, यूपी टेट क्यों ना हो, एपी टेट क्यों ना हो, सी टेट क्यों ना हो, या फिर आपका टीएस टेट क्यों ना हो, कौन सा भी टेट क्यों ना हो, हर टेट में क्या है इससे सवाल पूछा ही जाता है। और इसके बगैर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें आपके दोस्तों में इसकी लिंक को, और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एनसीएफ को हम लोग उर्दू में क्या है कौमी दरसियाती खाका कहेंगे। एनसीएफ का फुल फॉर्म है एन फॉर नेशनल, सी फॉर करिकुलम और एफ फॉर फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको हम कहेंगे। अब देखिए एनसीएफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए एनसीएफ को 1993 में प्रोफेसर यशपाल के नाम से एक यशपाल कमेटी को बनाया गया था। उस कमेटी का अहम मकसद था कि बच्चों की तालीमी बोझ को कम किया जाए, यानी जो बैग के जो बुक्स का वजन होता है वो बैग के बोझ को कम किया जाए, और जो बर्डन होता है बच्चों के ऊपर तालीम का, उस बर्डन को कम किया जाए बोलकर इस कमेटी का क्या है अहम मकसद था। ठीक है ना। और ये कमेटी क्या है यशपाल के नाम से रखी गई थी, जिसको 1993 में बनाया गया था। उसके बाद देखिए यशपाल कमेटी की बुनियाद पर ही क्या है ये जो हमारा एनसीएफ है ना, इस फ्रेमवर्क को क्या है इस फ्रेमवर्क का खाका पेश किया गया था। और इसके कमेटी कौन थे आपके सदर, इसके यशपाल थे, यानी प्रोफेसर यशपाल थे। और देखिए जो एनसीएफ है ना, एनसीएफ की बुनियाद यानी एनसीएफ को बनाने वाला एनसीईआरटी है, ठीक है ना, यानी एनसीईआरटी ने इसको बनाया है। एनसीईआरटी ने क्या किया, एक मरतबा इसने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं एक पूरा नेशनल लेवल पर हम लोग एक करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाते हैं बोलकर इसने सोचकर क्या किया एक कमेटी को तश्कील दी, यानी एक कमेटी को बनाया। उस कमेटी का नाम क्या था, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी था। ये कमेटी को उसने कंडक्ट करने के बाद, इसको बनाने के बाद इसके अंदर देखिए 21 ग्रुपों को उन्होंने शामिल किया, यानी 21 मुख्तलिफ ग्रुपों को इसमें उन्होंने मशवरे के लिए दावत दी। और इसमें क्या है इस कमेटी के सदर प्रोफेसर यशपाल को उन्होंने बनाया था, यानी एनसीईआरटी ने इस कमेटी के सदर को प्रोफेसर यशपाल को बनाया था। ठीक है ना। और देखिए इसके अंदर उन्होंने हर एक मतलब जो 21 ग्रुप्स थे उन सभी से क्या है मशवरे लिए थे। मशवरे लेने के बाद एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी ने बनाया, यानी उसको क्या है उस वक्त कायम किया गया। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के ताल्लुक से भी आपका सवाल पूछा जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी को क्या है 1961 में कायम हुआ था, यानी 1961 में ये एनसीईआरटी कायम हुआ था। और इसका जो एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर क्या है आपका दिल्ली में कायम है, मतलब दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिए जो एनसीईआरटी है इसके 5 तालीमी इदारे हैं, यानी इलाकाई तालीमी इदारे हैं। एक है आपका मैसूर, दूसरा है आपका अजमेर, तीसरा है आपका भोपाल, चौथा है आपका भुवनेश्वर और 5वां है आपका शिलोंग। तो यहाँ पर देखिए ये 5 इदारे क्या है एनसीईआरटी के, यहाँ पर इलाकाई तालीमी इदारों को यहाँ पर कायम किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर क्या है आपका दिल्ली के अंदर कायम है। अब देखिए एनसीईआरटी से 2 सवाल बनते हैं कि एनसीईआरटी कब कायम हुआ, तो उसका जवाब हो गया आपका 1961। उसके बाद एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या है ये जो एजुकेशनल है ना आपका, यहाँ पर एजुकेशन बोलकर दिया जाता है।
तो आप लोग क्या है कंफ्यूज नहीं होना, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सवाल को पढ़िए और इसका अगर फुल फॉर्म दिया गया तो यही लिखिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। ये देखिए मैं यहाँ से एनसीएफ की जो पीडीएफ है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या है मैं बेसिक से लेकर चल रही, आप लोग क्या है हर चीज़ को क्या है बस समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मत मारिए, एक क्या है कहानी के तौर पर इसको समझने की कोशिश करिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं NCF-TE 2009। अब ये देखिए NCF 2005 अलग है, NCF-TE 2009 अलग है, ठीक है ना। NCF-TE 2009 को क्या है टीचर्स के एजुकेशन के लिए बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है। एनसीएफ का क्या था वहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, है ना। उसको क्या है एनसीईआरटी ने बनाया था नेशनल एनसीएफ 2005 को, और NCF-TE 2009 को NCTE ने बनाया। अब NCTE कौन है, उसका फुल फॉर्म क्या है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। ये क्या है इसने क्या है NCF-TE को बनाया, इसके अंदर खास तौर पर टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर फ्रेमवर्क को तैयार किया गया था कि वो लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाए या फिर उन लोग के लिए क्या तदाबीर होने चाहिए, किस तरह से तरीक़ा तदरीस को इख्तियार करना चाहिए, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया था। तो NCF और NCF-TE के अंदर कंफ्यूज मत होइए, NCF-TE को NCTE ने बनाया था और NCF 2005 को NCERT ने बनाया था। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें। अब देखिए हम लोग NCF 2005 के बारे में यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो देखिए जो NCF है, NCF को क्या है 4 मरतबा शाये किया गया था, ठीक है ना, यानी कौमी दरसियाती खाके को 4 मरतबा बताया गया था, उसको पेश किया गया था। सबसे पहले 1975 में इसको पेश किया गया, उसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हुए 1988 में दूसरा खाका पेश किया गया। फिर उसके बाद 1988 के फ्रेमवर्क में भी कुछ तब्दीलियां करते हुए 2000 में एक NCF का फिर से क्या है एक फ्रेमवर्क को पेश किया गया, यानी उसको शाये किया गया। उसके बाद जो चौथा है फिर 2000 के अंदर भी क्या है कुछ चेंजेस करते हुए, कुछ तरमीमात लेकर आते हुए 2005 में क्या है NCF को फिर से शाये किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह 4 मरतबा NCF को क्या है शाये किया गया था, मतलब कुछ चेंजेस करते हुए लेकर आया गया। अब क्या है 2005 ही क्या है आपका फाइनल NCF है, इसके अंदर अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसको क्या है अभी तक इसको मतलब दूसरे नए तरीके से इसके अंदर कुछ भी लेकर आया नहीं गया है। यही अब तक क्या है 2005 से लेकर अब तक 2021 तक मतलब अब 22 तक भी क्या है यही फ्रेमवर्क चल रहा है। तो 4 मरतबा इसको शाये किया गया था। 1975 में एक बार फर्स्ट 1975 में लाया गया, सेकंड क्या है आपका 1988 में लाया गया, थर्ड क्या है आपका 2000 में लाया गया और चौथा क्या है आपका 2005 में लाया गया। ये जो NCF है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, इसकी शुरुआत देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के एक कॉल से शुरू होती है, यानी उनका एक कॉल था टैगोर्स एस्से बोलकर, उसमें उन्होंने क्या किया एक 2 चीज़ों को उन्होंने पेश किया, एक था आपका सिविलाइजेशन और दूसरा था आपका प्रोग्रेस। तो इन दोनों को क्या है उन्होंने टैगोर्स एस्से के अंदर पेश किया था। अब ये जो टैगोर ने जो 2 चीज़ें पेश की है यानी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, इसके अंदर भी उन्होंने 2 चीज़ों को बताया है, यानी 2 अहम चीज़ों को उन्होंने बताया है। एक है आपका तख्लीकी रूह यानी क्रिएटिव स्पिरिट और दूसरा है आपका फराख खुशी यानी जेनरस जॉय। यहाँ पर देखिए जो क्रिएटिविटी स्पिरिट है यानी तख्लीकी रूह है, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि बच्चों के अंदर क्या है हम लोग उन लोग को ऐसा मौका देना कि बच्चे क्या है कुछ अपनी तरफ से नया करना, वो लोग अपने दिमाग को क्या है बहुत घुमाते हुए कुछ नई चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद करना, उन लोग को ऐसा मौका देना बोलकर उन्होंने क्या है इसके अंदर बताया था। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना या फिर हम बच्चों के लिए ऐसा तरीक़ा तदरीस को इख्तियार करना जिसमें बच्चे क्या है
खुशी से एंजॉय करते हुए उसमें शामिल होना वो लोग, ठीक है ना। इस तरह का माहौल हम लोग बच्चों को देना बोलकर इसके अंदर उन्होंने बताया था। तो एनसीएफ की शुरुआत यानी एनसीएफ का जो मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसकी शुरुआत आपके रविंद्रनाथ टैगोर के इन्हीं कॉल से शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको अच्छे से याद रख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने टैगोर एस्से के अंदर सिविलाइजेशन एंड प्रोसेस को बयान किया है और इसके अंदर भी उन्होंने क्रिएटिव स्पिरिट यानी तख्लीकी रूह को बताया और फराह खुशी को भी उन्होंने इसके अंदर बताया है। इसके बाद देखिए जो एनसीएफ है यानी कौमी दरसियाती खाका है, इसके अंदर क्या है मुख्तलिफ किस्म के सरगर्मियों को क्या है यहाँ पर रूबामल लाया गया। यानी इसके अंदर क्या है ये एनसीएफ ये कहता है कि आप क्या है बच्चे को क्या है ऑलराउंड डेवलपमेंट करना बच्चे के अंदर, यानी उनके अंदर हमाजती मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग आसान जुबान में कि हम बच्चे को क्या है हर फील्ड के अंदर लेकर आना, ठीक है ना। हर एक्टिविटी को क्या है एनसीएफ इसके अंदर शामिल करता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के सरगर्मियों को इसके अंदर उसने शामिल किया है ताकि बच्चे की क्या है हर तरफ से उसकी नशोनुमा हो सके, यानी हर एक्टिविटी को इसके अंदर उसने लिया है। इसके बाद क्या है इस खाके का एक हिस्सा सिलेबस है, यानी जो हमारा जो सिलेबस होता है चाहे वो कौन से भी लैंग्वेज का क्यों ना हो, हमारा जो निसाब होता है हमारा जो सिलेबस होता है वो सिलेबस क्या है इसका एनसीएफ का एक सिर्फ हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है ना। उसकी बुनियाद नहीं है सिलेबस बल्कि एनसीएफ का एक ये हिस्सा है यानी पार्ट है। इसके बाद देखिए एनसीएफ ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये बताया कि मतलब इसके जरिए क्या है तालीमी नज़्म नक्श को एक हिदायत मिली कि किस तरह तदरीस की जाए और निसाब कैसा हो, यानी इसने अपने डॉक्यूमेंट में क्या है एक गाइडलाइंस दी कि हम लोग क्या है बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। मतलब इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ शामिल है, चाहे वो बच्चों के ताल्लुक से क्यों ना हो, फिर चाहे वो टीचर्स के ताल्लुक से क्यों ना हो, यानी स्कूल के अंदर जितने भी तमाम एक्टिविटीज़ होते हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर क्या है एनसीएफ को बनाया गया था। एनसीएफ में क्या है हर वो एक्टिविटी शामिल है, टीचर्स को किस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, फिर बच्चों को किस तरह का माहौल उन लोग को मुहैया करना चाहिए, टीचर्स के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, बच्चों के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, टीचर्स को किस तरह से रहना चाहिए बच्चों के ताल्लुक से या फिर बच्चों के साथ, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है एनसीएफ इसके अंदर बताता है, यानी एनसीएफ के डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया है। ये हो गई थी एनसीएफ के ताल्लुक से कुछ बेसिक बातें जो इम्पोर्टेंट भी है, पूछा गया तो अगर पूछा भी जा सकता है यहाँ से सवाल, अगर नहीं पूछा गया तो भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग क्या है एनसीएफ के 5 अहम बुनियादी उसूल के ताल्लुक से पढ़ते हैं। ये पूरा एनसीएफ क्या है ये 5 उसूलों के ऊपर ही क्या है डिपेंड है, इसी के ऊपर बेस है। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको अच्छे से याद रख लीजिए। पूरा आपका एनसीएफ क्या है एनसीएफ का जो करिकुलम है इसी के ऊपर डिपेंड है वो, ठीक है ना। जैसा कि आपको यहाँ पर लोगो भी नजर आ रहा होगा, अगर कोई इंग्लिश में समझना चाह रहा हो तो इस लोगो के अंदर क्या है इंग्लिश के अंदर है, देखिए आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। अब देखिए जो उर्दू मीडियम वाले हैं, उर्दू मीडियम वालों के लिए जो सबसे पहला एनसीएफ का बुनियादी उसूल है वो है रटने रटाने के बजाय बामाने इक्तिसाब हो, यानी एनसीएफ क्या है रटने के बिल्कुल खिलाफ होता है। ये रटने को क्या है मना करता है, ये कहता है कि बच्चे को रटने से मना मतलब रटने ना लगाया जाए, बल्कि बच्चे को हम लोग इस ऐसा पढ़ाना चाहिए कि मतलब इस ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना कि बच्चा क्या है उसको अच्छे से समझना, ठीक है ना, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग रहना, बच्चा उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम क्या है उस तरीक़ा तदरीस का ऐसे तरीक़ा तदरीस का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को टीचिंग करना बोलकर ये क्या है एनसीएफ का बुनियादी उसूल बताता है। यानी सबसे पहला उसूल क्या है ये रटने के खिलाफ होता है। उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा उसूल है वो है सीखे हुए मालूमात को रोज़मर्रा हकीकी ज़िंदगी से मरबूत किया जाए। यानी एनसीएफ ये कहता है कि हम बच्चों को जो भी बातें सिखाते हैं या फिर जो भी इल्म हम बच्चों को देते हैं वो इल्म क्या है बच्चे की हकीकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब स्कूल में जो हम बच्चों को जो पढ़ाई मतलब जो तालीम देते हैं वो तालीम का ताल्लुक क्या है
स्कूल से बाहर की दुनिया से जोड़ते हुए हम बच्चों को तालीम देना, ये एनसीएफ कहता है। ठीक है ना, खाली बुक्स में जो बातें बताई गई है खाली बच्चों को वही पढ़ाना बोलकर ये नहीं कहता एनसीएफ, बल्कि इससे क्या है बच्चे बोर हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं बताते। अगर हम बच्चों को क्लासरूम के अंदर ही बाहर की दुनिया लेकर आएंगे या फिर बाहर की मिसालें देते हुए पढ़ाएंगे तो बच्चा भी क्या है पढ़ने में मतलब पढ़ने में दिलचस्पी बताता। उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो बच्चा क्या है एक कायद खाने में बैठा हुआ है बोलकर। बच्चे को हम लोग ऐसा फील कराना कि वो बच्चा क्या है पूरी दुनिया घूम रहा है पढ़ते हुए बोलकर हम लोग उसको ऐसा तरीका तदरीस इख्तियार करते हुए पढ़ाना। ठीक है ना, मतलब क्लासरूम को क्या है हम लोग बाहर की दुनिया से भी जोड़ना, ये क्या है एनसीएफ का दूसरा अहम उसूल बताता है। बाहर की दुनिया से जोड़ना मतलब क्या मिसाल ले सकते हैं हम लोग इसके लिए? देखिए क्या 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 ले सकते हैं। हाँ देखिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर अब आप लोग जो सपोज समझिए ज़राअत के बारे में आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, साइंस हो या फिर सोशल सब्जेक्ट हो। अगर उसमें आप लोग ग़िज़ा के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे तो आप लोग बच्चों को इस तरह से कह सकते हो कि बच्चे आप लोग क्या क्या खाते हो, क्या क्या ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हो, क्या आपको ग़िज़ा कहाँ से आ सकती है, आती है, पता है क्या बोलकर, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग खेतों को जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है ज़राअत करते हैं। कभी आप खेत को गए क्या, वहाँ पर तरकारी देखे क्या, फसल देखे क्या बोलकर। इस तरह से क्या है आप स्कूल में रहते हुए बच्चों का दिमाग क्या है बाहर की दुनिया में लेकर जा सकते हो। उसी तरह से मैथ्स है, अब आप लोग क्या है बच्चों को जमा या फिर तफरीक कुछ करा रहे हो तो हम लोग क्या है फिर से क्लास में क्या है हम लोग बाहर की दुनिया से जोड़ सकते हैं उसको, उस टॉपिक को हम लोग किस तरह से कि बच्चों आप लोग कभी दुकान गए क्या, वहाँ पर आप लोग पैसे देने के बाद आप लोग को पैसे वापस आए क्या या नहीं आए, आप लोग को कितने पैसे आए, कितने पैसे आप दिए थे, बाद में से आप लोग कितने जमा करे, आपको पैसे कितने दिए तो कितने वापस आए, कितने पैसे आपके पास बचे। इस तरह से क्या है आप लोग मुख्तलिफ मिसालें क्या है आप लोग देते हुए बच्चों को क्या है क्लासरूम से क्या है बाहर की दुनिया से आप लोग जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो बच्चे क्या है इसमें अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में सीख सकते हैं। अब देखिए जो एनसीएफ का जो तीसरा बुनियादी अहम उसूल है वो है सिर्फ दरसी किताब तक महदूद ना रखते हुए तश्कील इल्म का बाज़ बने। यानी सिर्फ क्या है हम बच्चों को दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक तक ही हम लोग तालीम नहीं देना, टेक्स्ट बुक के अलावा हम लोग दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल भी करना। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीक़ा तदरीस इख्तियार कर सकते हैं हम लोग जिससे क्या है बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी बता सकता है। जैसे क्या है समई और बसरी आलात है, ठीक है ना, हम लोग क्या है प्रोजेक्ट मेथड भी ले सकते हैं, इससे बच्चे भी क्या है बहुत खुशी से सीखने की कोशिश करते। ठीक है ना, हम लोग क्या कर सकते टीवी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग बच्चों को क्या है तालीमी मतलब तालीम के ताल्लुक से जो भी चीज़ें आती है, यानी डिस्कवर चैनल आता ना, उसके अंदर जानवरों के ताल्लुक से हम लोग उसके अंदर बता सकते हैं बच्चों को। तो ऐसे आलात का इस्तेमाल करें जिससे बच्चा क्या है तालीम भी हासिल करे, उसको खुशी भी हो और वो बेजार भी ना हो। ठीक है ना, सिर्फ हम लोग क्या है सिर्फ हम लोग तालीम क्या है सिर्फ टेक्स्ट बुक के हद तक ही नहीं रखना, बल्कि टेक्स्ट बुक के अलावा दूसरे तरीक़ा तदरीस और दूसरे आलात का भी हम लोग इस्तेमाल करना। जैसा कि आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का भी आप लोग इस्तेमाल करना, बच्चों को भी उसकी आदत डलवाने की कोशिश करना। ठीक है ना, अब मैं क्या बताई समय बसरी आलात बताई, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करना ताकि बच्चे क्या है खुशी से पढ़ सके, उन लोग को बेजार ना आए। ये क्या है आपका तीसरा अहम बुनियादी उसूल है। इसके बाद देखिए इसका जो चौथा उसूल है वो है इम्तिहानात को मज़ीद लचकदार बनाना और इन्हें क्लासरूम की ज़िंदगी के साथ मरबूत करना। यानी यहाँ पर देखिए जो कैरिकुलम होता है हमारा कैरिकुलम क्या है लचकदार रहना, फ्लेक्सिबल रहना, यानी हम लोग क्या है उतार चढ़ाव करते रहना, फिक्स नहीं रहना हमारा। ठीक है ना, अगर हम लोग फिक्स्ड रखेंगे, स्ट्रिक्ट करेंगे हर जगह पर तो बच्चे क्या है बेजार हो जाते, बोर हो जाते, वो लोग पढ़ना नहीं चाहते, वो लोग स्कूल को आना नहीं चाहते। ठीक है ना, वो लोग के अंदर क्या है डर और खौफ बैठ जाता पढ़ाई को लेकर, वो लोग पढ़ाई को क्या है हार्ड समझने लगते। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या है दिमाग, बहुत सारों का आईक्यू हाई होता है, बहुत सारों का आईक्यू लो होता है। तो हाई आईक्यू वालों के लिए भी हम लोग एग्जाम पेपर या फिर एग्जाम हम लोग इस तरह से कंडक्ट करना, पेपर ऐसा बनाना जो कि क्या है हाई आईक्यू वालों के लिए भी अच्छा हो
और लो आईक्यू वालों के लिए भी अच्छा हो। एक फिक्स नहीं रखना हम लोग, ठीक है ना। तो लचकदार होना, कभी नीचे रहना कभी ऊपर रहना, बदलते रहना, चेंजेस होना, जिससे क्या है बच्चे भी खुशी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या है, उन लोग को सब्जेक्ट्स क्या है और तालीम क्या है आसान लगने लगती है। उनके अंदर का जो डर होता है वो डर ऑफ क्या है तालीम को लेकर गायब हो जाता है। वो स्कूल को आने की कोशिश करते हैं, खुशी से स्कूल को आते हैं। अगर हम लोग क्या है एग्जाम में हम लोग पेपर हार्ड बनाएंगे, हमेशा आईक्यू जिसका आईक्यू हाई होता है उनके ताल्लुक से बनाएंगे, तो जो जिसका आईक्यू लो होता है वो लोग तो हमेशा फेल ही हो जाते। वो लोग के ऊपर क्या है मनफी असरात मुरतब हो जाते हैं कि हम लोग तो कभी पढ़ते ही नहीं, हमारे बराबर का पेपर आता ही नहीं, बोलकर वो लोग क्या है पढ़ने पे से उनकी दिलचस्पी कम होते जाती रहती है ना। तो हम लोग क्या है दोनों हर स्टूडेंट के इनफरादी मतलब हर स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग क्या है पेपर को बनाने की कोशिश करना, और हम लोग ऐसा एग्जाम हम लोग कंडक्ट करना जो क्या है बच्चे की जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, ठीक है ना। इस तरह के एग्जाम पेपर में हम लोग इस तरह के सवालात हम लोग उसके अंदर लेकर आना जो कि बच्चे को अपनी जिंदगी बताता हो, बच्चा खुशी से अपने आप को उसके अंदर देखता हो। ऐसा हम लोग क्या है अपना निसाब लचकदार रखना। तो ये क्या है एनसीएफ का चौथा बुनियादी उसूल है। इसके बाद देखिए जो पांचवा उसूल है वो है मुल्क की जमहूरी सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखते हुए मतलाशुदा शनाख्त को फरोग देना। यहाँ पर देखिए बच्चे को क्या है एनसीएफ के मुताबिक मतलब एनसीएफ ये कहता है कि हम बच्चे को क्या है एक अच्छा शहरी बनाना, सियासत के ताल्लुक से उसके दिमाग में हम लोग नेगेटिव चीज़ों को हटाकर पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग डालना, यानी हर मज़हब की इज्जत करने के लिए हम लोग उसको कहना, हर एक से अच्छे तरीके से पेश आने के लिए कहना, ठीक है ना। मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम किसी भी नेगेटिव बातों को उसके दिमाग में नहीं डालना, एक अच्छा शहरी बनाना हम लोग स्कूल में इसको, ताकि जब बच्चा स्कूल से बाहर जाता तो वो समाज के लिए अच्छा काम कर सके, ठीक है ना। अपने मुल्क के लिए अच्छा काम कर सके, अपना मुल्क का नाम अच्छा रोशन कर सके, दूसरों के लिए वो मददगार साबित हो सके, ठीक है ना। इस तरह से हम उसका दिमाग और उसका जहन बनाकर हम लोग यहाँ से बच्चे को स्कूल से बाहर भेजना। तो ये उसका क्या है पांचवा अहम बुनियादी उसूल है। अच्छे से याद रखिए इसके 5 उसूल हैं। ये इस पहला उसूल क्या है रटने से मना करता है ये। दूसरा उसूल क्या है हर चीज़ को क्या है रियल लाइफ से जोड़ने के लिए ये कहता है, यानी वर्ल्ड से यानी दुनिया से जोड़कर पढ़ाने को ये तरजीह देता है। उसके बाद तीसरा क्या है ये मालूमात को सिर्फ किताब के हद तक रखने से मना करता है, यानी किताब के अलावा दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करने के लिए ये कहता है। उसके बाद चौथी चीज़ क्या है निसाब को यानी इम्तिहानात को क्या है लचकदार बनाने के लिए कहता है ये, यानी लचकदार होना, ठीक है ना, कभी नीचे कभी ऊपर होना, यानी फ्लेक्सिबल रहना, ये लचकदार रहना ये। उसके बाद पांचवा क्या है बच्चे को एक अच्छा शहरी बनाना। तो इसी ये 5 चीज़ों के ऊपर ही क्या है आपका एनसीएफ डिपेंड करता है, ये इसी 5 बुनियादी उसूल के ऊपर ही आपका एनसीएफ बेस है। तो इन 5 चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट सवालात पूछे जाते हैं। अच्छा और एक बात देखिए मैं ये बताते हुए आप लोग को अफ़सोस हो रहा है कि मैं पहले बताई थी आप लोग को कि मैं सीडीपी, ईवीएस और उर्दू के तीनों के भी प्रैक्टिस पेपर्स करवाऊंगी और क्लासेस लूंगी बोलकर, लेकिन आप लोग का जो रिस्पांस है ना, जो व्यूज़ आ रहे हैं उसको देखकर ना मेरा दिल नहीं बोल रहा कि मैं ईवीएस के या फिर उर्दू के क्लासेस लूँ, ठीक है ना। आप लोग इतना बोलने के बावजूद भी आप लोग क्या बोलना भाई, अब आप लोग को खैर कोई बात नहीं। होते हैं बाज़ लोग मतलबी लोग होते हैं या फिर सुनते नहीं सुनकर भी अनसुना कर डालते हैं। खैर मैं तहे दिल से माज़ूरात चाहती हूँ। अब मैं ना ईवीएस की क्लासेस नहीं लूँगी और उर्दू की क्लासेस भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं मुझे ना पता चल गया है कि लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और किस हद तक डिमांड कर रहे हैं। तो मैं सीडीपी की क्लासेस ही लूँगी जैसा कि मैं वादा करी थी आप लोग से, उसके प्रैक्टिस पेपर्स भी करवाऊँगी, ठीक है ना। ईवीएस और उर्दू आप लोग कहीं और से इसकी क्या है तैयारी कीजिए, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से उसको क्या है पढ़ लीजिए, मैं उसको नहीं पढ़वाऊँगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं देख ली भाई आप लोग का रिस्पॉन्स किस तरह से आप लोग दे रहे, व्यूज़ कितने आ रहे, तो मैं क्या भाई अब इतने पागल भी तो नहीं बन सकते ना हम लोग कि हम अपना टाइम वेस्ट कर ले, व्यूज़ ना आए फिर भी और रिस्पॉन्स ना आए तब भी उसके बावजूद भी, ठीक है। तो ये एक बताना चाह रही थी। देखिए
तो किसी धोखे में नहीं रखना चाह रही मैं, आप लोग से ओपनली बोल रही हूँ और कह रही हूँ कि आप लोग ईवीएस और उर्दू क्या है कहीं और से पढ़ लीजिए, ठीक है। सीडीपी के क्या है मैं किसी भी हाल में प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगी और मेन टॉपिक्स भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। ये एक बात कहना था। तो उम्मीद करती हूँ कि 5 उसूल भी आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 तामीरी पसमंदी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पर तवज्जो मरकूज करता है। यानी एनसीएफ ये कहता है कि हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करने का मौका देना, यानी बच्चों को हम ऐसा मौका फराहम करना कि बच्चे क्या है करते हुए सीखना, ठीक है ना। बच्चों को हम लोग तालीम के साथ साथ वो लोग को भी क्या है हम लोग इन्वॉल्व करना पढ़ाई के अंदर, सिर्फ टीचर ही क्या है पढ़ाने वाला नहीं रहना, बल्कि बच्चे भी क्या है उसके अंदर शामिल रहते हुए सीखना। जैसा कि प्रोजेक्ट मेथड में कई वीडियोस में आप लोग को बता दी गई मिसालों के जरिए, प्रोजेक्ट दे रहे हैं हम बच्चों को कुछ सीखने के लिए, साइंस का प्रोजेक्ट दे रहे हैं आप, या फिर आप क्या है किसानों के बारे में आप लोग बच्चों को मालूम कर कर आओ बोल रहे, या फिर किसी तरकारी के बारे में मालूम कर कर आओ बोल रहे, खेत में जाकर किसी से पूछ कर आओ बोल रहे, तो उससे क्या है बच्चा खेत में जाता किसानों को पूछता कि आप खेती किस तरह से करते हो, इसके लिए क्या क्या करते हो आप लोग, फसल किस तरह से तैयार की जाती है बोले, तो बच्चों को क्या है एक तो बच्चों को मालूमात भी हो जाती है, वहाँ पर उन लोग का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, बच्चों को मजा भी आता है उसमें करने में, और उन लोग को क्या है तालीम भी उन लोग की अच्छे से चलती रहती है। तो एनसीएफ यही कहता है कि बच्चों को क्या है हम लोग लर्निंग बाय डूइंग का तरीका इख्तियार करना चाहिए। बच्चों को इसके बच्चे भी क्या है पढ़ाई के साथ उस चीज में क्या है वो लोग भी इन्वॉल्व होना, वो लोग बच्चे अपने हाथों से चीजों को करते हुए सीखना। इससे क्या होता है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ते रहती, बच्चों के अंदर उनकी जो थिंकिंग रहती है यानी जो सोचने की सलाहियतें होती है वो सोचने की सलाहियतें भी बढ़ने लगती रहती है, ठीक है ना। वो बच्चे क्या है बड़ी आसानी से क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है एनसीएफ यही कहता है कि हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के तरीके से हम लोग उसको पढ़ाएं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि टीचर यहाँ एक सहूलतकार यानी फैसिलिटेटर के तरह होता है। यहाँ पर देखिए एनसीएफ ये कहता है कि एक टीचर क्या है एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, यानी बच्चों को क्या है बच्चों की जो ज़रूरियात होती है वो ज़रूरियात की तकमील करने के लिए, वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टीचर को क्या है हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब टीचर क्या है बच्चों को सहूलतें मुहैया करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब पढ़ाई के अंदर जितनी भी चीज़ें बच्चों को ज़रूरत पड़ती हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत बच्चों को पड़ती है, चाहे वो लाइब्रेरी हो या फिर प्रोजेक्ट वर्क के लिए कोई कुछ सामान हो, या फिर पढ़ाई के अंदर वो लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बच्चों को क्या है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है ना। उन लोग को खेलों के अंदर मदद करना, उनकी क्या है क्रिएटिविटीज को डेवलप करने में उन लोग को मदद करना बच्चों को, ठीक है ना। मतलब जितने भी ऑलराउंड डेवलपमेंट जितने भी होते हैं बच्चों के, वो तमाम चीज़ों में क्या है बच्चों को फ़रोग देने के लिए हमेशा टीचर क्या है तैयार रहना, ठीक है ना। तो एनसीएफ टीचर को क्या है यहाँ पर टीचर के एक रोल को फैसिलिटेटर का नाम दिया है। अच्छे से याद रखिए, ये यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनसीएफ टीचर के रोल को किस तरह से देखता है बोलकर, या फिर इस तरह से कुछ भी मिला जुला हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना चाहिए कि फैसिलिटेटर के तौर पर क्या है एनसीएफ टीचर को मानता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसमें 5 असबाक को शामिल किया गया है, यानी जो ये एनसीएफ 2005 की जो डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर देखिए 5 चैप्टर्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जितना भी आपका जो एनसीएफ का जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना हुआ है इसके अंदर 5 चैप्टर्स है। ये 5 चैप्टर्स को अगर आप लोग डिटेल में देखना चाह रहे तो क्या है गूगल पर मारकर दे सकते हैं, वहाँ पर वो इसके पीडीएफ भरे हुए हैं, हर जुबान में है इसके क्या है इसकी पीडीएफ देखना चाह रहे तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन है जिससे हमेशा सवालात बनते हैं वही पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ली हूँ, वो बाकी चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ना चाह रहे तो पढ़ सकते, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ये 9 मज़ामीन की बात करता है, इसमें 9 मज़ामीन को शामिल किया गया है। यानी ये जो एनसीएफ है एनसीएफ के अंदर देखिए 9 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। इसके अंदर आपका मैथ्स है, ईवीएस है, उर्दू है, इसी तरह से आपका क्या है आर्ट एजुकेशन है, आपका जिस्मानी तालीम है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के क्या है 9 सब्जेक्ट्स को क्या है एनसीएफ के करिकुलम फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। बस आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ,
अच्छे से याद रखिए। बस इसमें 9 सब्जेक्ट्स को ही दिया गया है, नेम्स इसके पूछे नहीं जाते हैं। उसी तरह से इसमें 5 चैप्टर्स है, उसके चैप्टर्स भी आपको पूछे नहीं जाते। बस खाली आपको याद रखने के लिए एक मैं यहाँ पर नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं ये डाली हूँ। इसके बाद देखिए जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनसीएफ के मुताबिक पढ़ाने का वक्त 35 मिनट्स है। यानी एनसीएफ ये कहता है कि आप क्या है बच्चों को सिर्फ 30 मिनट तक ही पढ़ाना, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना। मतलब आधे घंटे का वक्त ये पढ़ाने के लिए रखता है। तो अब आप हो या फिर मैं हो, 30 हम लोग आधे घंटे तक क्या है हम लोग बड़ी जोश से पढ़ाते हम लोग, है ना। आधे घंटे के बाद हम लोग भी थक जाते, थोड़ा ना थोड़ा हम लोग रेस्ट लेते। उसी तरह से बच्चे भी क्या है आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सुन सकते, वो लोग का दिमाग क्या है सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये बच्चों के दिमाग को मद्देनजर रखते हुए टीचर्स के लिए बच्चों की सहूलत के लिए इसने क्या है सिर्फ आधा घंटा रखा है, ठीक है। यहाँ से भी सवाल बन सकता है, पूछा भी जाता है कि एनसीएफ ने पढ़ाने के वक्त को कितना रखा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 35 मिनट को इसने रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ के मुताबिक तालीम मादरी जुबान में दी जाए। यानी एनसीएफ ये कहता है कि हम जो बच्चों को तालीम देते हैं वो बच्चों की मादरी जुबान में हो। अगर कोई बच्चा उर्दू बोलने वाला हो तो उर्दू में उसको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा तेलुगु बोलने वाला हो तो तेलुगु में पढ़ाया जाए, कोई इंग्लिश बोलने वाला है तो इंग्लिश में पढ़ाया जाए। यानी जिसकी जो मादरी जुबान होती है बच्चे को क्या है स्कूल में उसकी मादरी जुबान के मुताबिक तालीम दी जाए बोलकर ये एनसीएफ कहता है। एनसीएफ देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स में एनसीएफ के मुताबिक 3 लैंग्वेज फॉर्मूलों को इसने यूज किया है। यानी एनसीएफ क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूलों को यूज करने के लिए कहता है ये। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, एनसीएफ ये इस फॉर्मूले के मुताबिक एनसीएफ ये कहता है कि सबसे पहले क्या है आप तालीम बच्चे को उसकी मादरी जुबान में दी जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज क्या है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर क्या है हिंदी लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज रखा जाए या फिर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज रखा जाए बोलकर इसने कहा। उसके बाद जो तीसरी लैंग्वेज होती है वो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यानी हिंदुस्तान इंडिया के अंदर जितनी भी जुबानें बोली जाती है उन जुबानों में से किसी भी एक जुबान में क्या है आप लोग तालीम दे सकते हो। इसी को क्या कहते हैं हम लोग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। तो एनसीएफ यही कहता है कि आप क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वैसे इलाकों में ये एनसीएफ कहता है कि वहाँ पर सबसे पहले तालीम मादरी जुबान में दी जाए, उसके बाद हिंदी जुबान में दी जाए, उसके बाद इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाए, या फिर अगर वो लोग चाहते हैं कि दूसरी जुबान इस्तेमाल करें तो दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोलकर एनसीएफ ने कहा, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये कसीर लिसानी को तरजीह देता है। यानी एनसीएफ ये कहता है कि हम क्या है अपने स्कूल में क्या है हर जुबान को जानने वाला हर जुबान को बोलने वाले बच्चे को हम लोग प्रमोट करें। यानी हर बच्चे को हर मजहब के बच्चे को हम अपने स्कूल में आने दे, दाखिला लेने की वो लोग को इजाज़त दे, ये एनसीएफ कहता है, ठीक है ना। यानी मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कसीर लिसानी मतलब एक से ज़ायद जो ज़ुबानें जानते हो या फिर जो मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब वाले होते हैं, हर एक की ज़ुबान अलग अलग होती है, तो वैसे लोगों को सिर्फ उनकी ज़ुबान की वजह से हम लोग तालीम से दूर नहीं कर सकते। उससे हम लोग क्या है उन लोग को क्या है हमारे साथ साथ हमारे स्कूल में पढ़ने की इजाज़त देना वो लोग को भी बोलकर एनसीएफ ये बात को मानता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जामिया तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी तवज्जो मरकूज करता है। यानी एनसीएफ क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी ये फोकस रखता है। इंक्लूसिव एजुकेशन तो मालूम ही है आपको, यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या किया जाता है इस स्कूल में क्या है हम लोग नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं यानी जो माजूर बच्चे होते हैं वो बच्चों को भी यहाँ पर हम लोग तालीम देते हैं, ठीक है। तो एनसीएफ यही कहता है कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ साथ माजूर वाले बच्चों को भी पढ़ाने की इजाज़त देना, वो लोग के लिए भी सहूलियतें यहाँ पर मुहैया करना, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं सेम उसी तरीके से क्या है हम लोग माजूर वाले बच्चों को भी पढ़ाना। स्कूल दोनों का एक ही होना, टीचर्स भी एक ही होने
और क्लासेस भी एक ही होना, हर क्लास में क्या है माजिर वाले बच्चे भी रहना, फिर नॉर्मल वाले बच्चे भी रहना, तो इस तरह की तालीम देना बोलकर ये आपका एनसीएफ कहता है। अब वो इसके बाद क्या है, एनसीएफ सजा देने के तो बिल्कुल खिलाफ होता है, यानी बच्चों को सजा देने से ये मना करता है। उसी तरह से क्या है, गर्ल्स के टॉयलेट्स को बनाने के लिए ये इजाज़त देता है, यानी कहता है कि गर्ल्स के अलग टॉयलेट्स हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखकर स्कूल का नज़्म-ओ-नस्क़ बनाया जाए, ठीक है ना। उसी तरह से लाइब्रेरी का भी अच्छा इंतज़ाम किया जाए, ठीक है ना। मतलब एनसीएफ ये कहता है कि लाइब्रेरी के ताल्लुक से कि हफ्ते में एक मरतबा एक पीरियड क्या है बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाना बोलकर एनसीएफ कहता है। फिर उसी तरह से एनसीएफ ये कहता है कि लाइब्रेरी में क्या है खामोशी से पढ़ना, वहाँ पर क्या है बिना आवाज़ के स्टडी करना, यानी आवाज़ करते हुए नहीं पढ़ना, ये भी एनसीएफ कहता है। उसके बाद एनसीएफ ये कहता है कि जिस स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होती है वहाँ पर बुक्स लाने की जिम्मेदारी टीचर्स की होती है। जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं होती वहाँ पर टीचर्स क्या है बच्चों के लिए बुक्स लेकर आए मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है ना। ये क्या है एनसीएफ कहता है। और एक अहम बात ये बताई गई है एनसीएफ के ताल्लुक से कि एनसीएफ लाइब्रेरी के ताल्लुक से ये कहता है कि जब स्कूल्स बंद हो जाते हैं तो स्कूल्स बंद हो भी गए तो लाइब्रेरी को हम लोग क्या है छुट्टियों में भी ओपन रखना, ठीक है। ये भी यहाँ पर अहम बात एनसीएफ करता है। इसके जो मेन पॉइंट है यही है, देखिए भाई हर वो चीज़ एनसीएफ बताता है जिससे क्या है बच्चों के तालीमी बोझ को हम लोग कम कर सके, बच्चों को हम लोग अच्छा माहौल फराहम कर सके। रोड लर्निंग को ये मना करता है। अब जो भी पॉइंट्स मैं ऊपर बताई थी वो तमाम बातों के ऊपर ये फोकस करता है, ठीक है ना। बस इतने ही बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। देखिए इसी के अंदर से ही आपके हर तमाम सवालात बनते हैं, यहीं से सवालात पूछे जाते हैं, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीएफ 2005 का बस आप लोग ये एक वीडियो देख ले भी तो काफ़ी है, कहीं से भी पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है वीडियो तो नहीं, फिर से आप लोग पीछे जाकर फिर से दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। देखिए इसको अगर आप लोग 1 से 2 मरतबा सुनिए तो आप लोग का 1 नंबर 2 नंबर कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर।